अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। शहर इक़्तिदार में धुंध छाई हुई है और यही धुंध हमारे मुल्की हालात में भी छाई हुई है। सब कुछ धुंधला सा है। आज शहर इक़्तिदार में सुप्रीम कोर्ट में 2 इम्पॉर्टेंट केसेस लगे हुए थे, जिसको हेड जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे। पहला केस जो सुबह के वक्त था वो था मिसिंग पर्सन के हवाले से, जिसमें उनके रिमार्क्स ने काफ़ी खलबली मचाई है और लोग काफ़ी परेशान हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तरह के रिमार्क्स कैसे दे सकते हैं। वो कहते हैं कि अरशद शरीफ कौन है। अरशद शरीफ जो पाकिस्तान की सहाफ़त में एक नाम रखता था, उसके जैसा कोई सहाफ़ी नहीं था। वो इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, उसको पाकिस्तान में रहते हुए धमकियां होती हैं और वो कोर्ट से रजू भी करता है, लेकिन वहाँ पे भी उसकी सुनवाई नहीं होती। आपकी चीफ जस्टिस साहब, आपकी अदालतों में अरशद शरीफ को सुना नहीं जाता, उसको इंसाफ नहीं मिलता और वो अपनी जान बचाने के लिए इस मुल्क को छोड़कर जाता है, दरबदर होता है, लेकिन वहाँ पे भी लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते और बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। और आप पूछ रहे हैं कि अरशद शरीफ कौन? उसकी बेवा, उसकी माँ रोज़ाना इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा रही हैं, लेकिन कहीं से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और आप पूछ रहे हैं अरशद शरीफ कौन? आप कहते हैं कि इमरान रियाज कौन? क्या वो आकर केस में फ़रीक बनेगा? क्या आप लोगों ने उसको इस लायक छोड़ा है कि वो फ़रीक बने? मतलब वो 4 माह लापता रहता है और जब आता है तो वो बोलने के काबिल भी नहीं होता है। आप पूछते हैं कि इमरान रियाज कौन? आप ही की अदालतों में उसका केस चलता रहा है। आप पूछ रहे हैं इमरान रियाज कौन? तो आपसे बेखबर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो कोई नहीं हो सकता। और फिर आपके ये वाले रिमार्क्स कि जी पॉलिटिक्स में अगवा और ये सारी चीज़ें होती हैं, जो पॉलिटिक्स छोड़ गए उनकी क्या बात करना, आपकी हिस्सा थे पार्टी के, अब वो नहीं रहे तो उनकी क्या बात करना। तो क्या आपको नहीं पता कि उन्होंने किस प्रेशर में आकर पॉलिटिक्स को छोड़ी है, किस तरह उन्हीं के सामने उनके बच्चों पर तशद्दुद किया जाता था। तो क्या जिस बाप के सामने उसके बच्चों पर तशद्दुद किया जाएगा तो वो बाप क्या करेगा? जिस शौहर के सामने उसकी बीवी को नंगा किया जाएगा तो वो क्या करेगा? लेकिन जी उनको इससे कुछ नहीं होता। उन्होंने इसको नॉर्मल लिया। इसका मतलब ये है कि इंसानी हकूक़ की पामाली सियासत में मायने नहीं रखती है और नेक्स्ट टाइम कोई भी इंसानी हकूक़ की पामाली का केस लेकर अदालत में ना जाए, क्योंकि ये नॉर्मल है। दूसरा केस फ़ाइज़ ईसा साहब नाअहली का सुन रहे थे और जैसे ही नवाज़ शरीफ की बात आई तो फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े हंसते मुस्कुराने वाले मूड में हो गए। अटॉर्नी जनरल को देखकर खुश हो गए वो, और इस पर ये जुमेरात तक मुलतवी हो गया है केस, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम उनके वकीलों के भी आर्गूमेंट सुनना चाहेंगे जो सपोर्ट करते हैं ताहयात नाअहली को। लेकिन ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि सारे वकील जो वहाँ पे मौजूद थे वो यही थे कि जी ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। अब एक आपने वाक़या सुना होगा। वाक़या कुछ यूँ था कि एक चोर था, वो पैसे उसके हाथों में थे लेकिन वो पकड़ा जाता है। तो जब अदालतों में जाता है तो जज साहब उसको बेगुनाह करार दे देते हैं और जिसके पैसे होते हैं ना उसी को जेल में बंद कर देते हैं। तो वो चोर धाड़े मार मार के रोने लगता है। तो वकील साहब कहते हैं यार मैंने तो तुम्हें आज़ाद कर दिया है, तो तुम क्यों रो रहा है? तो चोर कहता है आप जैसा इंसाफ पसंद शख्स कहाँ मिलेगा अब। तो यही बात है कि फ़ाइज़ ईसा जैसा इंसाफ पसंद शख्स कहाँ मिलेगा कि जो हुदैबिया मिल का केस था, जो ओपन एंड शट केस था, जिसमें सारे सबूत मौजूद थे, गवाहन मौजूद थे, डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस मौजूद थे, उस केस में फ़ाइज़ ईसा साहब नवाज़ शरीफ को बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर चुके हैं। आप ये देखें, ये हमारी जो जुडिशरी है हमेशा से, जिस तरह मैंने कल भी व्लॉग में कहा था, प्रॉक्सी रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट की। और जो आज हालात हैं मुल्क के, और आज जो मैंने पूरी हेयरिंग देखी है सुबह से लेकर, दोनों केसेस की जो हम हेयरिंग सुनते आए देखते आए, उसके बाद लग रहा है कि वाकई ये बात सही है कि पाकिस्तान जिस नहज में पहुँचा है ना, उसमें अदलिया का बहुत अहम किरदार है। अदलिया ज़िम्मेदार है पाकिस्तान को इस नहज में पहुँचाने की। 1953 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी और उनकी असेंबली जो उन्होंने असेंबलियाँ गिराई थी उसको उस वक्त की जुडिशरी ने वैलिडेट कर दिया था कि जी ठीक है गिराएंगे, बिल्कुल ठीक गिराएंगे। 1958 में पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगता है। अयूब खान मार्शल लॉ लगाते हैं और ख़ुद ही अपने आप को प्रेसिडेंट भी वो कर लेते हैं,
चीफ मार्शल भी अपॉइंट कर लेते हैं और अपने आप को प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर लेते हैं, और 11 साल तक ये मार्शल लॉ लगा रहता है। और उस दौरान रिगिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन सब कुछ देखने में आती है। लेकिन क्या अदलिया ने कुछ बोला, कुछ उंगली उठाई? वो चुप की तस्वीर बने उनको शाबाशी देती रही। उनकी पूरी 11 साल में वो किसी भी अदलिया में हिम्मत ही नहीं थी कि वो पूछे कि आपने आइन तोड़ा है, आपने कानून तोड़ा है, आप क्या करें? किसी ने कोई सवाल किया? नहीं, उन्होंने वैलिडेट कर दिया। इसके बाद अगर आप देखें कि 1969 में जब जनरल अयूब खान जाते हैं तो वो इक़्तिदार किसके हवाले करके जाते हैं? याहिया खान के हवाले के जाते हैं। वो किसी स्पीकर के हवाले नहीं करके जाते। और हमने याहिया खान के दौर में देखा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो जो पार्टी इक़्तिदार जीतती है, जो कि अक्सरियत में होती है, वो इनकारी हो जाते हैं उसको इक़्तिदार देने में। वो कहते हैं मैं नहीं दूंगा इक़्तिदार। फिर क्या होता है, 1971 का क्या नतीजा है, वो हमारे सामने मौजूद है। उसके बाद जी 1977 में फिर से जनरल ज़िया साहब आ जाते हैं, मार्शल लॉ लगा देते हैं। लेकिन हमारी अदलिया फिर से उस मार्शल लॉ को नज़रिए ज़रूरत के तहत वैलिडेट कर देती हैं। वो कहते हैं कौन सा आइन, कौन सा कानून, ठीक है जी, नज़रिए ज़रूरत, वक्त की ज़रूरत है कि मुल्क में ये होना चाहिए। तो इसी तरह आज फ़ाइज़ ईसा ने भी कहा है कि ये जो पॉलिटिक्स में हो रहा है वो होता रहता है, इसमें रोने पिटने का क्या फ़ायदा, भाई आगे बढ़ो। इसका मतलब है पिछला जो कुछ भी होता रहा है और जो कुछ भी हो रहा है गलत, उसको वो कह रहे हैं कि बस ये होता रहता है, ये सही है, इस पर बात नहीं की जा सकती है। इसके बाद आप देखें कि ज़ियाउल हक के दौर के बाद डेमोक्रेसी, इलेक्शन हुए, लेकिन वो फुली डेमोक्रेसी तो कभी भी नहीं, एक हमेशा से महदूद जमहूरियत रही, या जिसे कहते हैं ना डेंटेड जमहूरियत हमारे मुल्क में रही है 1988 से। उसके बाद आप देखें 1988 ले लीजिए, 1990 ले लें, 1993 ले लें, 1996 ले लें, 1999 ले लें, आप इन सब में हर दफ़ा जमहूरी हुकूमत को गिरा दिया जाता है मुद्दत पूरी होने से। और इन सारे अमल को, जमहूरी हुकूमत को गिरा देने के अमल को जुडिशरी वैलिडेट करती है, सिवाय 1993 में जब आपके चीफ जस्टिस थे नसीम हसन शाह, उन्होंने रिस्टोर की थी नवाज़ शरीफ की हुकूमत को। इसके अलावा आपने जब भी देखा कि असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं, गिराई गई हैं, उसको वैलिडेट किया गया। इसी तरह आप इमरान खान की भी जब असेंबली का हुआ था, उसको जो रात के 12 बजे अदालतें खुली थी तो उन्होंने उसको वैलिडेट करार कर दिया था। तो आज की जितनी भी हेयरिंग और प्रोसीडिंग्स देख लें तो उसमें आपकी माजी की ही झलक दिखाई देती है कि वो काम जो हमारी जुडिशरी माजी में करती आई है, हाल में भी वो वही कुछ कर रही है और मुस्तकबिल करीब में भी बदलने के इम्कानात नहीं मौजूद है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक गैर जमहूरी किरदार अदा कर रही है, मतलब उसमें एक बड़ा पार्शियल सा है, वो ऐसा लगता है जैसे किसी पार्टी का हिस्सा है। आप कहते हो जी सहाफ़ी जो है वो ग्रुप बंदी कर रहा है, वो किसी पार्टी की साइड ले रहा है, लेकिन क्या जब हम अदलिया को देख रहे हैं तो हमें ये माइंड लगता नहीं है कि तमाम जजेस के माइंड ओपन हुए हुए, सबको पता चल रहा है कि ये जज किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? ये हमारी अदलिया का हाल है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने वो आरओ और डीसी वाला जो केस है उसको भी कहा था कि नहीं होना चाहिए, उसका भी जो थी फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर जी कलअदम करार दिया है। और फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा है कि ये सब कुछ जी इलेक्शन डिले करवाने के चक्कर में हो रहा है, तो इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इलेक्शन होना चाहिए, साफ शफाफ हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप देखें कि जितने भी सहाफ़ी, चाहे बड़ाइश साहब हों, जो है अंसार आलम हो या अंसार अब्बासी साहब हों, ये जितने भी लोग हैं वो एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं। और वो नैरेटिव ये कह रहे हैं कि वो ये नैरेटिव दे रहे हैं कि जी अगर इमरान खान आया तो मुल्क के लिए बड़ा बुरा होगा, वो सबको फांसी लगा देगा, वो सबको मार देगा, वो जजेस जनरल सबके पीछे लग जाएगा, इसलिए इमरान खान को नहीं आना चाहिए, चाहे बेशक इंतखाबात इंजीनियर्ड हो जाए। तो जब आपने इंजीनियर्ड इंतखाब करवाना है और एक ही बंदे को लाना है तो आप लेकर आ जाएं, जो बात हर कोई कह रहा है और बार बार कह रहा है। फिर मिसिंग पर्सन के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी यहाँ पे कि जो काकड़ साहब ने बयान दिया, उसके बाद आज फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी यही मोर और लेस यही बात की है कि जी अगर सहाफ़ी कवर नहीं करें तो कोई इशू है। यही बात जी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी कही है कि जी देखें जी अगर हम ये केसेस को वो कर रहे हैं तो कोई ना कोई मकसद है यहाँ पे और कोई बात है, तो मतलब ये आप, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके ख्याल लोग हैं,
जो उनके साथ हमदर्दी करें वो भी कलअदम तंजीमें ज्वाइन कर लें। इस तरह की स्टेटमेंट काकर साहब से आने का और मोर और लेस इसी तरह की स्टेटमेंट फ़ाइज़ ईसा साहब से आने का मतलब ये है कि सब एक ही लाइन पे चल रहे हैं, सब डिक्टेटेड है, सब स्क्रिप्टेड है, सब कुछ पता है कि किसने क्या करना है। तो फिर ये तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत है, अवाम को बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत है। आप सीधा सीधा कहें कि यार ये हमारी ख्वाहिशात हैं, ये हमारी विश लिस्ट है, ये हमारी प्लान है और हम इसी पर अमल करेंगे, आप मानो या ना मानो। और आप नहीं मानोगे तो क्या कर बिगाड़ लोगे हमारा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप चुप करके मान लो, क्योंकि फ़ाइज़ ईसा साहब कह चुके हैं कि अगवा हो जाना, ये हो जाना, मतलब ये सब पार्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स हैं। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर यू कांट टॉलरेट द हीट इन द किचन तो आप किचन में ही ना आए। चलें जी, अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पाकिस्तान के हालात में रहकर पाकिस्तान के हालात को फेस नहीं कर सकते तो आप पाकिस्तान में ही नहीं रहे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के हालात में कुछ बेहतरी आएगी, ये जो धुंध है वो छटेगी। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए। आमीन। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।